नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया। सारांश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं। आज जैसे कि आपको पता है, हिंदी की व्याकरण जो है वो पूरी हिंदी के ज्ञान के लिए बेस है और बच्चे जो हैं वो व्याकरण को कैसे समझें, इस बात पर थोड़ा सा मेरा बल रहेगा। क्या होता है कि व्याकरण को समझाते समय शुरुआत हो जाती है तीसरी कक्षा से, चौथी से, पाँचवीं से, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन पर चर्चा करते हैं। तो अध्यापक लोग क्या करते हैं, परिभाषाएं लिखवा देते हैं और उदाहरण लिखवा देते हैं। बच्चे उनको हूबहू रट लेते हैं और उनको लगता है कि हमें व्याकरण आ गई, समझ में आ गई और हमें याद है। जब वो धीरे धीरे 10वीं, 11वीं, 12वीं में आते हैं तो 12वीं में पद परिचय से शुरुआत हो जाती है। तो पद परिचय जब करते हैं तो फिर उनको वही समस्या फिर आती है। क्योंकि उनका बेसिक समझ कम होती है, परिभाषा रटी होती है, वो परिभाषाओं से बाहर नहीं आ पाते, कैद रहते हैं परिभाषा में। मेरा यहाँ मेथड ये रहेगा कि किसी भी प्रकार से बच्चे को परिभाषाओं में कैद न करें। तो उसको, और एक अध्यापक ये न सोचे कि छोटे बच्चे इनको क्या विस्तार से बताएं, ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत अच्छी तरह से बात को कैच करते हैं, समझते हैं। और एक बात और है, मनोवैज्ञानिक ये है कि छोटी उम्र में जो बच्चे समझ पाते हैं वो लगभग स्थायी रहता है। इसलिए कभी भी अध्यापक ये कोशिश न करें कि छोटी चीज़ है उसको क्या बताएं, विस्तार से क्या उसके सामने रखें, बच्चा समझ नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा स्तर नीचा कर लो तो बच्चे समझ जाएंगे। और थोड़ा सा आप हिंदी के शब्दों को छोड़कर जो मातृभाषा है, जो बच्चे की बोलचाल की भाषा है, उसमें थोड़ा सा आप बोलोगे तो बच्चा जल्दी ग्रहण करेगा। अब मेरा रहा बच्चों के लिए। तो बच्चों को मेरा ये कहना है कि आप कोई भी चीज़ समझो तो परिभाषा मत रटो उनको, उनकी उदाहरण परिभाषा रटो मत उनको। आप ये दिमाग में एक प्रश्न रखो, क्या है, कैसे हुआ। भले आप विज्ञान पढ़ रहे हो, भले आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये कैसे हुआ, ये क्या है, इन चीज़ों को दिमाग में रखो तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी, न कि रटने से। तो मैं रटने वाली प्रवृत्ति से के खिलाफ हूँ। अब मैं जब पढ़ाता हूँ 7वीं, 8वीं, 6वीं क्लास में भी अगर मैं कुछ पढ़ाता हूँ, बीच में भाषा की बात लास्ट में आता है तो उसमें एक बात आ गई, माता और पिता, तो वो बता कर छोड़ देता है कि इसमें द्वंद्व समास है और का लोप है, इतना सही। तो मैं बात को यहीं ख़त्म नहीं करता, मैं पूरा समास ही लेकर चलता हूँ। और समास लेने से पहले उसकी पृष्ठभूमि थोड़ा समझाता हूँ शब्द की, तो बच्चा आराम से धीरे धीरे समझ जाता है। कुछ लोग मुझे कहते भी हैं कि यार आप छोटे छोटे बच्चों को संधि, समास, ये क्या करवाते हो, इतना बच्चे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं इस धारणा को गलत साबित करता हूँ। बात यह है कि बच्चे को आप थोड़ा स्तर नीचा करके समझाओ, वो आराम से समझ जाएगा। और बीच में से कोई टॉपिक निकाल के समझाते हो, ये तो ना तो मेरी प्रवृत्ति है और ना बच्चा बीच में से समझ पाता है, वो रटता है। फिर तो रटने से बाहर आना, ये मेरा उद्देश्य है, बाहर लाना बच्चों को। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे मैं एक बार किसी क्लास में गया, 12वीं की क्लास थी, तो मैंने बोर्ड पर संज्ञा, क्रिया, विशेषण, इस तरह से शुरुआत की संज्ञा की। तो बच्चे हंसने लगे और मुझे कहने लगे कि सर ये 12th क्लास है, मतलब हम तीसरी क्लास में नहीं हैं। चलो, तो मैंने कहा क्या हुआ कि सर संधि तो संज्ञा तो हमें याद है, बचपन से सीख ली थी, 3rd, 4th क्लास में सीख ली थी। तो मैंने कहा ठीक है, अब आपसे जिद क्या करें। मैंने कुछ शब्द लिखे बोर्ड पर, वैधव्य, चालाक, सौंदर्य, शब्द कोई भी हो सकते हैं, कितने भी लिखे जा सकते हैं, लाखों शब्द हैं। तो मैंने कुछ शब्द और लिख दिए। तो मैंने कहा इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। अब बच्चों के समस्या हो गई, बोलने लगे। तो बात इन शब्दों की नहीं है, शब्द कोई भी लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ उनको पता लगा कि यस, हमें संज्ञा रटी हुई है, समझी नहीं हुई है। तो अब मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो पहले बच्चों को फिर से बता रहा हूँ कि वो क्या है, इस पर ध्यान दें, दिमाग में प्रश्न चलने दें अपने, क्या है, किसको कहते हैं, इस चीज़ पर थोड़ा क्लियर करें, परिभाषा से बाहर आएँ। तो सबसे पहले मैं संज्ञा से शुरुआत करता हूँ।
क्या होता है कि ये जो टॉपिक है ये तीसरी चौथी पाँचवीं में तो परिभाषा और उदाहरण से सीमित हो जाती है बात, फिर 12वीं में आ जाता है पद परिचय करो, उसमें थोड़ा बच्चे को छांटना पड़ता है। उसके बाद जब कंपटीशन में आ जाते हैं तो थोड़ा उसका पूछने का व्यू बदल जाता है। वो एक शब्द दे देता है कि ये शब्द क्या है, नीचे आता है विकारी, अविकारी, संज्ञा, क्रिया, इस तरह के शब्द आते हैं, वो छांटने में दुविधा होती है। या फिर वो 4 शब्द दे देता है, ऊपर लिखता है भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तब उसकी समस्या आती है। ये समस्या क्यों आती है? क्योंकि वो उसके शुरू में रटे होते हैं। तो मैं यहाँ रटने की प्रवृत्ति से फिर कह रहा हूँ बाहर आना पड़ेगा। अब थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा देखिए। संज्ञा, तो संज्ञा का मतलब है नाम। आप इसको नेम भी कह सकते हो। अब नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मेन बात ये है, संज्ञा का मतलब ही नाम होता है, ठीक है। तो आप उससे बाहर आओ, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ऐसा नहीं है। एक बार उसको समझो कि नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाम की बात आती है तो संसार में कितनी वस्तुएं हैं, हर चीज़ का नाम है, बिना नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि कोई वस्तु है उसका हमें नाम नहीं पता, ये हमारी कमजोरी है कि उस चीज़ का हमें नाम नहीं पता, लेकिन नाम तो होता है ना, हर चीज़ का नाम है। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। वो चीज़ भले कोई जगह हो, उसका नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है ना। व्यक्ति का नाम जैसे रमेश, मोहन, सुरेश, जगह जैसे जयपुर, दिल्ली, वस्तु जैसे चाकू, थाली, गिलास, हर प्रकार की चीज़ों का जो दृश्य है उनके नाम जरूर है। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब रही बात है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका नाम तो है लेकिन वो दृश्य नहीं है, उनको देख नहीं सकते। जैसे किसी ने मुझे गाली निकाली तो मेरे मन में इस तरह का भाव आया, इसका नाम रखा हुआ है क्रोध। तो अभी मैंने बात बताया कि संज्ञा नाम को कहते हैं, तो क्रोध किसी भाव का नाम ही तो रखा है ना, तो ये भी संज्ञा शब्द है। जैसे कोई बूढ़ी औरत है, कहीं गिर गई तो हमने उसको उठाया, उसको आगे गंतव्य तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में उसको देख करके एक भाव आया था, मतलब दया। तो दया, हमारे मन में एक भाव जागा, दया, करुणा, ममता, तो ये मन के भाव हैं। तो नाम तो है ना, हमें तो नाम को संज्ञा कहते हैं, बस बात यह है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दृश्य है, वो कुछ अदृश्य है जिनको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो है तो नाम ना, यानी मन में तरह तरह के भाव आते हैं, उनके भी नाम रखे हुए हैं, है ना। तो उनको ये सारी संज्ञा शब्द हैं। अब बात आती है, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि जैसे ये पेन, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि इसका नाम पेन है, मैं ये कह सकता हूँ इसकी संज्ञा पेन है। जैसे पंखा, उसका नाम पंखा है या उसकी संज्ञा पंखा है, ठीक है। चश्मा, इसका नाम चश्मा है, इसका NAME नेम चश्मा है, इसकी संज्ञा चश्मा है। इसकी संज्ञा बाल है, यानी इसका नाम बाल है। इसकी संज्ञा नाक है, यानी इसका नाम नाक है। तो कहने का मतलब संज्ञा नाम को कहते हैं। वो नाम किसी का भी हो, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है ना, या किसी भाव का नाम हो सकता है। तभी तो हम कहते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आइए ये परिभाषा। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि नाम को संज्ञा कहते हैं, और नाम हर चीज़ का है, जो जो आंखों से दिखती है उसका नाम जरूर है। संज्ञा को और क्लियर करता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे अगर कोई यूँ कहे, महात्मा गांधी को बापू नाम दिया गया, महात्मा गांधी को बापू नाम दिया गया। इसको यूँ भी कह सकते हैं, महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा दी गई। अब शायद आप समझ गए होंगे कि नाम कह दो या संज्ञा कह दो, एक ही बात है। अब ये जो नाम है, इनके प्रकार देखते हैं। नाम यानी संज्ञा, हम इसका प्रकार देखते हैं। तो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। इससे फिर वापस परिभाषा में मत उलझना आप लोग। मतलब आप ये सोचो कि नाम जो है ना, किसी भी वस्तु के, किसी जगह के, वो 3 प्रकार के नाम हो सकते हैं। 3 प्रकार के कैसे? या तो वो नाम हो सकते हैं व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, है ना,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक नाम, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक। जाति मतलब समूह। यहाँ जाति कई बार बच्चे लिखने में गलती करते हैं, छोटे बच्चे जाति, ये गो सुशीला स्कूल जाती है, ये नहीं। जाति मतलब ये, इसका मतलब है वर्ग या समूह, जातिवाचक नाम या जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरा है भाववाचक। भाववाचक नाम या भाववाचक संज्ञा, कुछ भी लिख दो आप, नाम और संज्ञा एक ही बात है। अब मैं इसके उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे थोड़ा गौर करना आप। जैसे मैंने लिख दिया रमेश, जयपुर, हिमालय, गंगा, रामायण। अब इन्हीं की जगह मैं लिख दूं लड़का, शहर, पर्वत, नदी और पुस्तक। अब आप इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये देखो भी जितनी भी चीज़ें हम आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें या तो उनके इंडिविजुअल नाम है, व्यक्तिवाचक पर्सनल नाम है, ठीक है, या उसके समूह के नाम है। तो आप इन दोनों में अंतर करो, इन नामों में और इन नामों में अंतर करना सीखो। देखो थोड़ा खुद 2 मिनट का समय लगाकर, या ऐसा करो इन ऊपर वाले नामों में और नीचे वाले नामों में एक अंतर सा दिखता है वो देख लो, या फिर ऐसा करो इन नामों में एक समानता सी है और इनमें आपस में समानता है, उसको महसूस करो। देखो रमेश एक नाम है, पर्सनली नाम है, इंडिविजुअल नाम है, व्यक्तिगत नाम है, खुद का एक विशेष का। ऐसे ही एक जयपुर भी एक विशेष का नाम है, हिमालय भी एक विशेष चीज़ का नाम है, एक जगह का नाम है, गंगा भी एक नदी का नाम है। यानी ये व्यक्तिगत नाम है, इंडिविजुअल नाम है, पर्सनली नाम है। अब इसको देखो, ये लड़का, ये व्यक्तिगत नाम नहीं हो सकता किसी का भी, किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है कि लड़का। शहर, ये किसी का एक का नाम नहीं है। अब मैं इसको उदाहरण से सुना रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ शहरों में प्रदूषण बहुत है, तो शहर का मतलब जयपुर भी हो सकता है, बीकानेर भी हो सकता है, बॉम्बे भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है। अगर मैं कह दूं जयपुर में प्रदूषण बहुत है, तो इसका मतलब पर्सनली जयपुर पर बात आ गई। अब जयपुर में प्रदूषण बहुत है मतलब जयपुर में, बीकानेर में नहीं। ऐसे ही ये व्यक्तिगत नाम है। अब मैं कह दूं ये जड़ी बूटी पर्वतों पर, पहाड़ों पर मिलेगी, पहाड़ों पर, तो पहाड़ों में तो सारी चीज़ें नहीं, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, हिमालय, सारे नाम आ गए। तो ये तो जाति का, एक समूह का, एक वर्ग का नाम है पर्वत। अगर मैं कह दूं ये जड़ी बूटी हिमालय पर मिलेगी, तो फिर सतपुड़ा या विंध्याचल या अरावली का नाम नहीं है, ये पर्सनल नाम आ गया। ऐसे ही देखो नदी। अब नदी, मैं कहूँ कि नदियों का जल पौष्टिक होता है, तो अगर नदियों का नाम लेते ही गंगा, जमुना, सरस्वती सारी आ गई ना, तो ये ग्रुप है, समूह है, वर्ग है, जाति है, ये जाति का नाम है। इसकी जगह मैं पर्सनली नाम रख दूं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत नाम रख दूं कि गंगा का जल पवित्र है, तो इसमें यमुना नहीं शामिल है। ये चीज़ हमें समझनी है। यानी आप समझ रहे हो कि ऊपर वाले नाम इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, ठीक है, और नीचे वाले समूह का या वर्ग का बोध करवाते हैं। अब मैं कहूँ पुस्तकें जीवन साथी है, तो कौन सी पुस्तकें? पूरा पुस्तक जाति आ गया ना, पूरा पुस्तक वर्ग, पुस्तक समूह, तो ये समूह या जाति है, तो ये जातिवाचक नाम है, ठीक है। अब मैं कहूँ रामायण हमारा साथी है, रामायण हमें गति देता है, रामायण हमें शिक्षा देता है, रामायण हमें आदर्श सिखाती है, तो रामायण, फिर बात यहाँ कुरान की, बाइबल की या किसी और ग्रंथ या महाभारत की या वेद, उनकी बात नहीं आ रही, रामायण की बात आ रही है। यानी व्यक्तिगत नाम है ये व्यक्तिगत नाम किसी व्यक्ति के भी हो सकते हैं, किसी जगह के हो सकते हैं, किसी और चीज़ के हो सकते हैं, तो ये व्यक्तिगत नाम आ गए, ये आ गए जातिगत नाम। अब दोनों में विभेद करना सीख गए होंगे। ये सारे के सारे ग्रुप का बोध करवाते हैं, ये ग्रुप का बोध नहीं करवाते। एक बार और समझो आप थोड़ा सी इसी चीज़ को। अगर मैं कहूँ रमेश क्लास से बाहर आओ, तो रमेश ही आएगा, सुरेश पंकज नहीं आएगा, तो ये उसका व्यक्तिगत नाम है। अब मैं कहूँ लड़कों बाहर आओ,
तो लड़कियां नहीं आएंगी, लड़के ही आएंगे, लड़के, क्योंकि मैंने लड़कों को कहा है। अब लड़का पूरा वर्ग का ही नाम है, भले वो 5 क्लास में है या 10 है या 20 है, वो लड़के बाहर आ जाएंगे क्योंकि मैंने लड़का कहा है, ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअल पर्सनली व्यक्तिगत नाम नहीं है। यूँ नहीं है कि लड़का सिंह पूनिया, लड़का कुमार रणवा, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा तो हो सके रमेश पूनिया, रमेश कड़वासरा, लेकिन ऐसा नहीं तो लड़का कड़वासरा, यानी ये पर्सनली नाम नहीं है। इस चीज़ को समझो आप। ये 2 चीज़ आप समझ गए ना तो फिर आप व्यक्तिवाचक जातिवाचक को तो आराम से समझ जाओगे, भाववाचक को बाद में लेंगे। इसको एक बार और समझ लो। लड़का कुमार पूनिया ऐसे नहीं हो सकता ना, यानी लड़का पर्सनली नाम किसी एक का नहीं हो सकता, ग्रुप का हो सकता है, समूह का हो सकता है। और ये है रमेश पूनिया, तो ये एक का हो जाएगा। ये चीज़ें हैं समझने वाली। अगर आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई होगी तो अब भाववाचक पर चलते हैं। भाववाचक को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये दोनों ऐसी वस्तुओं के, ऐसी चीज़ों के, ऐसी जगह के नाम होंगे जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अब भाववाचक को न देख सकते, न छू सकते, न पकड़ सकते, इसको केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे दुख, सुख, दया, करुणा, ममता, ये ममता। अब ये चीज़ें महसूस की जा सकती है, ये काउंटेबल नहीं है, इनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, यूँ हैं। तो जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो भाववाचक है, इनको महसूस कर सकते हैं। इस चीज़ को समझो एक बार। तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती है। एक तो मन के भाव आ गए, सुख दुख दया करुणा, ये। एक इसमें गुण और आ जाते हैं, गुण। एक इसमें आ जाते हैं दशा। भाव में तो आ गए सुख दुख, ये आ गए। गुण में आ गए जैसे मिठास, खटास, जैसे मैं कहूँ ना मीठा आम, तो ये तो कोई वस्तु है, मतलब कोई चीज़ का नाम है। जैसे इसका नाम है, ये तो है ना, आम का नाम है, तो नाम को तो संज्ञा ही कहते हैं, मैंने पहले बताया था, ठीक है। नाम में संज्ञा, कोई चीज़ का नाम, तो ये तो हो गया नाम यानी संज्ञा। तो ये क्या है, ये इसकी विशेषता दिखा रहा है, तो ये विशेषण हो गया। विशेषता दिखाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब आम में एक गुण था, तभी तो उसको मीठा आम बोला ना। उसमें गुण क्या था, मिठास का। तो ये जो मिठास है ये भी संज्ञा बन गया, क्यों, क्योंकि नाम हो गया, उसमें एक गुण है, गुण का नाम है मिठास, तो गुण मिठास खटास, ये। अब जैसे एक उदाहरण और देखो, जैसे मैं कहूँ भला आदमी। अब ये आदमी तो नाम है ना इसका, है ना, नाम है, नाम को तो संज्ञा कहते हैं ना, ये तो संज्ञा हो गया। ये क्या है, ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है। भला आदमी, बुरा आदमी, ये विशेषता बता रहा है, विशेषण है। लेकिन इसमें एक गुण है, क्या, भलाई, भलाई का गुण है, तो इस गुण का नाम है भलाई, तो गुण भलाई अच्छाई, ये गुण में आ जाएंगे, ठीक है। अब रही बात दशा, तो दशा जैसे यहाँ देखो एक बार, जैसे बूढ़ा आदमी, ठीक है। अब आदमी तो नाम है, संज्ञा है, ये विशेषण है। अब इसमें एक गुण आ गया बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है, दशा का नाम आ गया। जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये दशा में है। तो फिर भाववाचक में आ जाएंगे सुख दुख दया, बुढ़ापा, ठीक है, भलाई, मिठास, इस तरह के ये भाववाचक में आ जाते हैं। अब मैं आपको इन तीनों में अंतर करना सिखाऊंगा। अंतर करना सिखाने से पहले मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना कुछ समझ में आया, संज्ञा आप कितना समझ पाए हो। मैं कुछ नाम लिखूँगा, आपको उनमें संज्ञा छांटनी है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इन 3 में से छांटनी है, ठीक है।
ये है। अब आपको जैसे बताना है कि इसमें से व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है, भाववाचक कौन सा है। सूरज, सोच के बोलो, शायद आप व्यक्तिवाचक बोलोगे। अगर इसको व्यक्तिवाचक बोल रहे हो तो सही है, ये व्यक्तिवाचक है। पेड़, पेड़ ये जातिवाचक है। सुशीला ये व्यक्तिवाचक है। यमुना ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि अगर मैं यमुना की जगह लिख देता नदी तो नदी किसी एक का नाम नहीं है, तो वो हो जाता जातिवाचक। सुशीला की जगह लिख देता लड़की तो फिर वो एक का नाम नहीं होता कभी भी लड़की, तो वो जाति का नाम होता है, तो वो लड़की होते ही वो जातिवाचक हो जाता। अब पर्सनली इंडिविजुअल व्यक्तिगत नाम लिखती है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक नाम हो गया। ऐसे ही पेड़ ये जातिवाचक हो गया। अब गाय, गाय जातिवाचक है, क्योंकि गाय तो हर कोई गाय है जो अपने घर में बंधी है या सड़क पर घूम रही है आवारा, उसको गाय बोलेंगे ना, तो वो जातिवाचक में आ गया। हाँ, इसका नाम अगर पर्सनली नाम रख देते इसी का, जैसे कोई पालतू होती है उसका नाम रख देते हैं, जैसे किसी ने रख दिया कामधेनु, तो कामधेनु अब ये व्यक्तिगत नाम हो गया ना इसका पर्सनली, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। और सीधा गाय बोलते हैं तो ये जातिवाचक बन गई। ये थोड़ा अंतर करना है। अब करुणा, करुणा मतलब मन में जो करुणा भाव जागते हैं, तो ये तो क्या है, भाववाचक हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। अब ममता भाववाचक हो गया। अब बात यहाँ पर ये है कि सर ममता तो नाम भी हो सकता है किसी लड़की का, ये देखना है। हाँ, नाम होता है तब तो व्यक्तिवाचक है और वरना भाववाचक है। तो प्रश्न ये उठता है कि सर हम इसको क्या करें, तो ऐसा नहीं होता कि ममता जो नाम लेते हैं वो लड़की का नाम आता है। अगर यूँ है कि ममता 7वीं में पढ़ती है तब तो ये व्यक्तिवाचक है, और यूँ है कि माँ की ममता की कोई तुलना नहीं है, तो माँ की ममता ये तो फिर उसका गुण हो गया ना, तो यहाँ फिर वो भाववाचक हो जाएगा। तो ये हमें देखना है, ठीक है। अब रही बात हवा, अब यहाँ आप क्या बोलोगे, बहुत से बच्चे यहाँ पर आगे सोचने लगते हैं, कोई इसको व्यक्तिवाचक बोल देता है, कोई इसको जातिवाचक बोल देता है, कोई भाववाचक, ज़्यादातर भाववाचक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में जो मेरे समझाने का मेथड था वो दिमाग में होता है कि अभी तो आपने कुछ समय पहले कहा था कि जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो हवा भाववाचक हो गई, यूँ कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा समझो, उसको रटो मत। ठीक है, हम हवा को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, है ना, लेकिन थोड़ा सा ये देखो कि हवा जो है वो हकीकत में तो होती है ना, हवा होती है हकीकत में। तो मैंने ये कहा था कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक ये हकीकत में होती है, भाववाचक हकीकत में नहीं होती। जैसे सुख, ये दुख हकीकत में नहीं होता, बाकी हर चीज़ हकीकत में होगी। जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इनको केवल महसूस करते हैं, छू पकड़ नहीं सकते, तो ये भाववाचक होती है। तो आप हवा को भाववाचक क्यों कह दिया? क्योंकि हवा तो जो है वो हकीकत में होती है ना। अब देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये अलग बात है। देख नहीं सकते इसका मतलब ये है कि हवा रंगहीन और गंधहीन होती है। हमारी आंखें उसी चीज़ को देखती है जो रंगीन है, तो हवा तो रंगहीन होती है, इसलिए देख नहीं सकते। लेकिन हवा होती तो है ना। अब आपको हवा को छू नहीं सकते, बिल्कुल छू सकते हैं। जब हवा चलती है तो हमें थपेड़े लगते हैं और ऐसे करते हैं तो छूते हैं। हवा होती है हकीकत में। और आप कहो जैसे सुख है, आप सुख को महसूस कर सकते हो, ये हकीकत में नहीं होता। आप यूँ नहीं कि मैं 100 ग्राम सुख ले आऊँगा या सुख लाल होता है या हरा होता है, सुख होता नहीं है हकीकत में, वो महसूस वाली चीज़ है। हाँ, हवा तो होती है, हवा में ला भी सकता हूँ, पकड़ भी सकता हूँ। अगर आपको कोई 5 किलो हवा तो मैं गुब्बारे में भर लाऊंगा 5 किलो, और आपको 2 किलो चाहिए तो आलपिन लगा दूंगा, वो 2 किलो बच जाएगी, आधी निकल जाएगी। मतलब इसको समझो कि हकीकत में जो हकीकत में होती है ना, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक दोनों में से ही होती है, भाववाचक नहीं हो सकती। तो ये तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसको तो पकड़ सकते हैं। अब आप समझो, अगर साइंस के विद्यार्थी हैं वो समझ सकते हैं कि मेरी मुट्ठी में हवा है, मैंने पकड़ रखी है, नहीं दिखती, वो इसका एक गुण है कि ये रंगहीन है इसलिए दिखती नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसके अंदर हवा है तो है ना, तो है तो फिर वो भाववाचक कैसे हो सकते हैं? भाववाचक तो वो होती है जो होती नहीं है, जिनको महसूस करते हैं, तो ये भाववाचक नहीं है, ठीक है।
अब रही बात व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, तो व्यक्तिवाचक कोई एक हवा पर्सनल नहीं है, जैसे रमेश होता है वैसे वैसे नहीं है ये। तो पूरा जो हवा है ना, पूरे जो वातावरण में, उसके लिए वो जाति का ही प्रयोग करेंगे, जातिवाचक में लेंगे इसको, ठीक है। अब रही बात आज़ादी, तो आज़ादी भाववाचक है। आप ये देख लो कि जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो भाववाचक होती है। अब रही बात राजस्थान पत्रिका, तो लोग इसको भी कई बार बच्चे कहते हैं कि राजस्थान पत्रिका तो जातिवाचक है। तो मैंने किसी बच्चे से पूछा जातिवाचक कैसे, कभी आपने कहा था ना जो एक होती है इंडिविजुअल होती है वो होती है, राजस्थान पत्रिका तो बहुत होती है, क्योंकि बच्चे तरह तरह के होते हैं, किसी की ग्रहण क्षमता जल्दी होती है, किसी की तेज़ होती है, किसी की कम होती है, तो वो उसी प्रकार के उनके दिमाग में प्रश्न चलते रहते हैं। तो जो समझ रहा है उसके दिमाग में 100 तरह के प्रश्न आते हैं, तो वो कहते हैं राजस्थान पत्रिका तो बहुत होती है। आपने तो कहा था ना कि इंडिविजुअल होती है, एक होती है, वो व्यक्तिवाचक होती है। तो एक से मतलब ऐसे नहीं होता, नाम देखना होता है वो। जैसे मैंने उसको यूँ समझाया कि रमेश क्या है, तो बोला रमेश तो व्यक्तिवाचक है, एक का नाम होता है। तो मैंने कहा संख्या नहीं गिननी ना, रमेश तो 3-4 तो तेरी क्लास में बैठे हैं, 2-3 हमारी गली में है, तो यूँ नहीं देखना होता, उनकी संख्या काउंट नहीं करनी, हमें वो नाम देखना है किस प्रकार का है। तो रमेश तो व्यक्तिगत नाम है, किसी का हो भले, है तो व्यक्तिगत ना। हाँ लड़का ये किसी का नाम नहीं हो सकता, लड़का पूनिया ऐसे नहीं हो सकता। हाँ रमेश पूनिया हो सकता है, व्यक्तिगत नाम हो सकता है। तो वैसे ही राजस्थान पत्रिका एक पत्रिका विशेष का नाम है, तो फिर ये व्यक्तिवाचक हुआ। संख्या से मतलब नहीं है 2 है 4 है 5 है, ऐसे रमेश भी 3-4 हो सकते हैं, गली में हो सकते हैं, तो क्या वो रमेश जातिवाचक बन जाएगा? नहीं। तो ऐसी संख्या से मतलब नहीं है। जैसे हवा के लिए मैंने बताया ना उसका गुण कैसा है, रंगहीन है, दिखती नहीं है, तो गुणों से मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार संख्या से भी मतलब नहीं है, ना गुणों से मतलब ना संख्या से। हमें तो देखना वो नाम किस कोटि में आता है, नाम किस प्रकार का है। तो राजस्थान पत्रिका अगर मैं कहूँ हमें राजस्थान पत्रिका पढ़ना चाहिए, अच्छा जीके आता है उसमें, तो फिर उसका मतलब भास्कर से नहीं है। अगर मैं कहूँ हमें पत्रिकाएं पढ़ते रहना चाहिए, जीके बढ़ता है, तो पत्रिकाएं मतलब कोई भी भास्कर वगैरह सारी आ जाएगी, तो पत्रिका तो वो जातिवाचक हो जाएगा। राजस्थान पत्रिका कह दिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब ऐसे ही एक शब्द आता है चौराहा। चौराहा मतलब चौक जिसको बोलते हैं, सामान्य भाषा में चौक बोलते हैं, है ना। तो जैसे 1 राह, 2 राह, 3 राह, 4 राह जहाँ पर आकर मिलती है चौराहा, इसको चौक भी बोल देते हैं। तो अब मैं चौक बोलूँ तो अब मैं कह दूँ भी चौक पर मोटरसाइकिल धीरे चलाना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है, तो चौराहा चौक ये किसी भी के लिए कह सकता हूँ मैं, यूँ नहीं कि इस चौक या उस चौक, भी चौराहों पर धीरे चलना चाहिए, तो चौराहा कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समूह का नाम है, ग्रुप का नाम है, तो जाति का नाम है, तो चौक जातिवाचक है। अब अगर मैं कहता हूँ चांदनी चौक है पर मोटरसाइकिल धीरे चलाना चाहिए, तो फिर वो पर्सनली नाम बन गया, इंडिविजुअल बन गया, अब ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो शायद आप व्यक्तिवाचक में जातिवाचक भेद करना सीख गए होंगे ऐसे। अब आप थोड़ा बताइए दया, शायद आप इसको भाववाचक बोलोगे, सही है। अच्छा वो देखना पड़ता है थोड़ा सा कि दया कहते हैं, अपन कहते हैं दया मोटे तौर पे देखना पड़ता है, तो दया मन में जो दया उसी का है। ऐसे तो नाम भी रख सकता है कोई, दया लड़की का नाम हो सकता है। अगर लड़की का नाम है तो फिर वो लड़की का नाम है तो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। और वैसे अमूमन हम क्या लेते हैं दया को कि यार दया तो होनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए गरीबों पर दया, तो वो दया फिर भाववाचक ही मानना पड़ेगा। हाँ लड़की का नाम आ जाएगा तो इसको व्यक्तिवाचक बोल सकते हैं। अब रही भलाई, तो ये एक गुण का नाम है, भाववाचक हो गया। अब आप चालाक को बताइए क्या है ये। इतना समझाने के बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाववाचक, क्यों? क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाएंगे, उनके दिमाग में यही सारी बातें चलती रहेगी कि चालाक तो भाववाचक है। ये ना तो व्यक्तिवाचक है, ना जातिवाचक है, ना भाववाचक है, ये विशेषण है। अब यहाँ बच्चों की समस्या आ जाती है क्योंकि उनके दिमाग में भाववाचक चल रहा होता है, ये चीज़ क्लियर करने वाली है। तो चालाक में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तीनों ही नहीं है, विशेषण है। तो कुछ शब्द जो विशेषण होते हैं हम उनको संज्ञा बोल देते हैं, या कुछ संज्ञा होती है उनको विशेषण बोलते हैं। इस तरह की समस्याएं आती है ना। इसको कल हल करेंगे कि कैसे विशेषण में और संज्ञा में भेद किया जाए। मेरे चैनल का नाम सारांश है। आप इसको जितना ज़्यादा उसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर समझाने का मेथड आपको पसंद आया हो, ये पहला वीडियो है, थोड़ा झिझक भी हो रही है, अगले वीडियो में थोड़ा वो शानदार तरीके से इसको प्रस्तुत करेंगे। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको शेयर ग्रुपों में भेजें, और छोटे जो बच्चे हैं उनकी उपयोगी रहेगी ये बातें।
और बाद में थोड़ा कुछ वीडियो और बना दूंगा, तब इसको सीनियर लेवल तक बात ले जाएंगे और कंपटीशन लेवल की भी बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दोस्तों को शेयर करें। आगे से आगे कंपटीशन की बहुत सारी चीज़ें मेरे दोस्त कहते थे और मेरे स्टूडेंट बहुत कहते हैं कि हमें कंपटीशन के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए, तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आगे से आगे मिलती रहेगी। कल अपने विभेद करेंगे, शब्दों को कैसे पहचानें कि वो संज्ञा है या विशेषण है, तो इस पर चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद। जय भारत।